दोस्तों, आज हम जापान की राजधानी टोक्यो शहर को हम दिखाने वाले हैं। टोक्यो शहर आज से 100 साल पहले किस तरह से दिखाई देता था, तो आज हम टोक्यो शहर पुराने ज़माने का देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। टोक्यो शहर के साथ साथ हम नया टोक्यो शहर भी आपको दिखा रहे हैं। इस तरह का नया टोक्यो शहर इस तरह से दिखाई देता है, जो कि जापान का बहुत ही खूबसूरत शहर है। टोक्यो शहर के साथ साथ हम टोक्यो का मुख्तसर इतिहास भी हम आपको सुनाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस तरह के आप वीडियो देखना पसंद करते हैं देश और दुनिया के पुराने शहरों को और नए शहरों को, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पुराने ज़माने का टोक्यो शहर और उसका मुख्तसर इतिहास। दोस्तों, टोक्यो शहर का इतिहास लगभग 400 वर्ष पुराना है। मूल रूप से ईदो नाम का ये शहर 1603 में टोकुगवा इयासु द्वारा यहाँ टोकुगवा शोगुनेट की स्थापना के बाद फलना फूलना शुरू हुआ। जापान में राजनीति और संस्कृति के केंद्र के रूप में ईदो 18वीं शताब्दी के मध्य तक 10 लाख से अधिक की आबाद वाले एक विशाल शहर में विकसित हो गया। इस पूरे समय में सम्राट क्योटो में रहे, जो राष्ट्र की औपचारिक राजधानी थी। ईदो काल 1868 में मीजी पुनर्स्थापना तक लगभग 260 वर्षों तक चला, जब टोकुगवा शोगुनेट समाप्त हो गया और शाही शासन बहाल हो गया। सम्राट ईदो चले गए, जिसका नाम बदलकर टोक्यो कर दिया गया। इस प्रकार टोक्यो जापान की राजधानी बन गया। मीजी युग 1868-1912 के दौरान जापान ने पश्चिमी सभ्यता को आत्मसात करना शुरू कर दिया। सामंती प्रभुओं की हवेलियों के स्थानों पर पत्थर और ईंटों से बनी इमारतें बनाई गईं और प्रमुख सड़कों को गोल पत्थरों से पक्का किया गया। 1869 में जापान की पहली दूरसंचार लाइन टोक्यो और योकोहामा के बीच खोली गई और पहला भाप इंजन 1872 में शिम्बाशी से योकोहामा तक चलना शुरू हुआ। पश्चिमी हेयर स्टाइल ने पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक टॉपनॉट की जगह ले ली और गेंदबाज टोपी, उच्च कॉलर और हलचल वाली स्कर्ट फैशन की ऊंचाई थी। 1882 में जापान का पहला प्राणी उद्यान उएनो में खोला गया। 1885 में सरकार की कैबिनेट प्रणाली को अपनाया गया और इटो हिरोबुमी जापान के पहले प्रधानमंत्री बने। 1889 में जापान साम्राज्य के संविधान की घोषणा के साथ जापान ने एक आधुनिक राज्य की राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की। ताइशो युग 1912-1926 के दौरान शहरों में काम करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई और नागरिकों का बढ़ता अनुपात उपभोक्ता जीवनशैली अपनाने लगा। शैक्षिकी मानकों में सुधार हुआ और उच्च विद्यालयों में पढ़ने जाने वाली लड़कियों की संख्या में वृद्धि हुई। थिएटर और ओपेरा जैसी प्रदर्शन कलाएं फली फूलीं। सितंबर 1923 में ग्रेट कांटो भूकंप से टोक्यो तबाह हो गया था। भूकंप के कारण लगी आग ने शहर के केंद्र को जलाकर राख कर दिया। 140,000 से अधिक लोगों के मारे जाने या लापता होने की सूचना मिली और 300,000 घर नष्ट हो गए। भूकंप के बाद एक शहर पुनर्निर्माण योजना तैयार की गई थी, लेकिन चूंकि अनुमानित लागत राष्ट्रीय बजट से अधिक थी, इसलिए इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा किया जा सका। ग्रेट कांटो भूकंप के कुछ ही समय बाद शोवा युग 1926-1989 की शुरुआत निराशा के माहौल में हुई। फिर भी जापान की पहली सबवे लाइन 1927 में असाकुसा और उएनो के बीच खोली गई थी और 1928 में सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार के अधिनियमन के बाद पहली बार डाइट के प्रतिनिधि सभा के लिए 16वें आम चुनाव हुए थे। 1931 में हनडा में टोक्यो हवाई अड्डा बनकर तैयार हुआ और 1941 में टोक्यो बंदरगाह खोला गया। 1935 तक टोक्यो की निवासी जनसंख्या 6.36 मिलियन हो गई थी, जो न्यूयॉर्क और लंदन की जनसंख्या के बराबर थी। हालांकि 1941 में छिड़े प्रशांत युद्ध का टोक्यो पर बहुत प्रभाव पड़ा। युद्धकाल की दक्षता के लिए टोक्यो फू प्रांत और टोक्यो शी शहर की दोहरी प्रशासनिक प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था और 1943 में प्रांत और शहर को टोक्यो महानगर बनाने के लिए विलय कर दिया गया था। इस प्रकार महानगरीय प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की गई थी और एक गवर्नर नियुक्त किया गया। युद्ध के अंतिम चरण में टोक्यो पर 102 बार बमबारी की गई। सबसे भीषण हवाई हमला 10 मार्च 1945 को हुआ था, जिसमें भारी जानमाल की क्षति हुई थी। 2 सितंबर 1945 को युद्ध समाप्त हो गया।
जब जापानी सरकार और सैन्य प्रतिनिधियों ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। बमबारी से टोक्यो का अधिकांश भाग बर्बाद हो गया था और अक्टूबर 1945 तक जनसंख्या गिरकर 3.49 मिलियन हो गई थी, जो 1940 के मुकाबले आधी थी। मई 1947 में जापान का नया संविधान और स्थानीय स्वायत्ता कानून प्रभावी हुआ और नई प्रणाली के तहत लोकप्रिय वोट से सेइचिरो यासुई को टोक्यो का पहला गवर्नर चुना गया। उस वर्ष के अगस्त में वर्तमान 23 विशेष वोट प्रणाली टोक्यो महानगर में शुरू हुई। 1950 का दशक राष्ट्र के लिए क्रमिक सुधार का समय था। टेलीविजन प्रसारण 1953 में शुरू हुआ और जापान 1956 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया। विशेष रूप से 1950 में कोरियाई युद्ध के फैलने से उत्पन्न विशेष खरीद उछाल से आर्थिक सुधार में मदद मिली। इससे जापान तेजी से आर्थिक विकास के दौर में प्रवेश कर गया। 1960 का दशक तकनीकी नवाचारों और नए उद्योगों और प्रौद्योगिकियों की शुरुआत के कारण इस अवधि में सिंथेटिक फाइबर और टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू बिजली के उपकरणों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत देखी गई। परिणामस्वरूप टोक्यो के निवासियों के रोजमर्रा के जीवन में काफी बदलाव आया। 1962 में टोक्यो की जनसंख्या ने 10 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। 1964 में टोक्यो में ओलंपिक खेल आयोजित हुए। शिंकानसेन बुलेट ट्रेन लाइन का परिचालन शुरू हुआ और मेट्रोपॉलिटन एक्सप्रेसवे खोला गया, जिसने टोक्यो की वर्तमान समृद्धि की नींव रखी। 1970 के दशक में प्रवेश करते हुए तेजी से आर्थिक विकास का तनाव स्पष्ट हो गया, क्योंकि देश वायु और नदियों के प्रदूषण, साथ ही उच्च स्तर के शोर जैसे पर्यावरणीय मुद्दों से घिरा हुआ था। 1973 के तेल संकट ने कई वर्षों की तीव्र आर्थिक वृद्धि को रोक दिया। 1980 के दशक में टोक्यो ने अपनी बढ़ती वैश्विक आर्थिक गतिविधि और सूचना समाज के उद्भव के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास में बड़े कदम उठाए। अत्याधुनिक तकनीक, सूचना, संस्कृति और फैशन के साथ साथ उच्च स्तर की सार्वजनिक सुरक्षा जैसे आकर्षणों के साथ टोक्यो दुनिया के सबसे सक्रिय प्रमुख शहरों में से एक बन गया है। 1986 के बाद से भूमि और स्टॉक की कीमतें ऊपर की ओर बढ़ीं, एक घटना जिसे बुलबुला अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। जापान ने बुलबुला अर्थव्यवस्था के तहत जबरदस्त विकास का आनंद लिया, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में बुलबुले के फूटने के साथ लंबी आर्थिक मंदी के कारण कर राजस्व में गिरावट के कारण महानगरीय वित्त में गंभीर स्थिति पैदा हो गई। हालांकि टोक्यो लगातार 2 वित्तीय पुनर्निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से इस वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम था। जनसंख्या भी टोक्यो लौटने लगी और 1997 में 12 वर्षों में पहली बार अंतर्प्रवासन बाह्य प्रवासन से अधिक हो गया। 2001 में टोक्यो की जनसंख्या 12 मिलियन तक पहुंच गई और 2010 में 13 मिलियन से अधिक हो गई। मार्च 2011 में तोहोकू क्षेत्र में ग्रेट ईस्ट जापान भूकंप आया और टोक्यो भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। आपदा से प्राप्त अनुभवों का उपयोग करते हुए टोक्यो अपनी संकट प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहा है। सितंबर 2013 में टोक्यो को 2020 में अपने दूसरे ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया था। 2020 खेलों को अब तक का सर्वश्रेष्ठ बनाने और भविष्य के लिए मूल्यवान विरासत छोड़ने के लिए टोक्यो मेट्रोपॉलिटन सरकार बुनियादी ढांचे के उन्नयन सहित मूर्त और अमूर्त दोनों पहलों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। पर्यावरण के लिए उपाय और संस्कृति को बढ़ावा देना। अनुमान है कि 2020 में अपने चरम पर पहुंचने के बाद टोक्यो की जनसंख्या में गिरावट शुरू हो जाएगी। इसके अलावा समाज की संरचना में बदलाव जैसे कि जनसंख्या का कम होना को ध्यान में रखते हुए टोक्यो मेट्रोपॉलिटन सरकार दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, जहां एक आर्थिक समृद्धि और जीवन की गुणवत्ता के बीच संतुलन हासिल किया जाता है और कोई भी व्यक्ति जीवन का पूरा आनंद ले सकता है। दोस्तों, ये थी जापान की राजधानी टोक्यो सिटी, जो हमने आपको दिखाई पुराने ज़माने की। आज से 100 साल पहले टोक्यो इस तरह से दिखाई देता था और उसका हमने आपको इतिहास भी सुनाया। अब हम लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।